हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले क्लास तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो मुझे लग रहा है कि आई थिंक हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देखा था, लेकिन रे डायग्राम के हेल्प से नहीं देखा था। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन लेंस के थ्रू, वो भी स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, ठीक है, और उसमें भी रे डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। तो यानी कि आज का जो पूरा सेशन मतलब लेक्चर चलने वाला है वो टोटली रे डायग्राम लेंस के थ्रू, दोनों लेंस के थ्रू देखेंगे हम लोग, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू भी देखेंगे, और उसके बाद लेंस से रिलेटेड कुछ जो टर्म है यानी कि लेंस फार्मूले, पावर ऑफ अकोमोडेशन तो खैर वो आइस का हो जाएगा, लेंस फार्मूले, पावर ऑफ लेंस और मैग्निफिकेशन, यानी कि जो चीज़ें हम लोग मिरर के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो सारी चीज़ें हम लेंस के लिए भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद आज मुझे लगता है कि आज हम लोग ह्यूमन आई तक का भी सारा पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में देखिए हमने एक चार्ट रेडी प्रिपेयर करवाया था। उस चार्ट में हमने बताया था कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना है और उसका इमेज किस पोजीशन पे बनेगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सारा डिस्कशन हो चुका था। तो आज उसी चीज को हम लोग रे डायग्राम के हेल्प से देखते हैं, जो कि देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है ये सारे, मतलब कि रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन आपको आता है बनाने को, मीन्स एग्जामिनेशन में सीबीएसई क्या इवन कह लीजिए कि जनरली पूछते ही हैं वे सारे चीज़ें, मीन्स कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होता है रे डायग्राम के थ्रू। तो ठीक है, जैसा मिरर के लिए देखा था वैसे इसके लिए देखते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या था लास्ट टाइम? हमारा लास्ट हेडिंग था, यही रहा होगा, ठीक है, फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंस वगैरह के बारे में डिस्कशन कर दिया था। तो देखिए इसमें पहला केस था, पहला हम लेते हैं व्हेन, या सिंपली लिख सकते हैं, ऐसे समझना है ना, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया? इंफिनिटी पे। तो देखो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल पोजीशन हैं उन सब के लिए रे डायग्राम बनाएंगे, और क्या करेंगे, एक रे डायग्राम और रे डायग्राम के हेल्प से क्या क्या इमेज के इंफॉर्मेशन मिलती है इमेज को लेके हमको, वो सारी हम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए बनाते हैं जरा डायग्राम, और डायग्राम के हेल्प से अगर देखा जाए, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। नाम देते हैं इसको, मान लो सी से नाम देते हैं। क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखा। याद करिए शुरुआत मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, 3 लॉ होते हैं, 3 रूल्स होते हैं किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। लेंस के लिए भी 3 रूल्स होते थे, और वहां पे खैर मिरर के लिए 1-2 एक्स्ट्रा भी थे। तो लेकिन मेनली 3 ही रूल से हम लोग क्या करते हैं, इमेज फॉर्म कर लेते हैं, चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का। तो हमने जो भी लॉ बता रखे थे, रूल्स बता रखे थे इमेज फॉर्मेशन के, आप उसे रिकॉल करिए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है रिकॉल्स तो ऐसा करिए कि सारे केस में देखते रहिए, वो अपने आप रिकॉल्स हो जाएगा। मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को चूंकि इनफाइनाइट पे रखा है, तो इनफाइनाइट मतलब हमने बताया था कि काफी दूर, ठीक है, हमारे रेंज ऑफ विजन यानी हमारी आंखों के रेंज ऑफ विजन से आगे की चीज को हम इनफाइनाइट नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो रेज कुछ आएंगे, एक रेज क्या करते हैं, इस ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाए, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पास कराते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को नहीं, रेज को, ठीक है, फोकस से पास कराया, ठीक है। और आपको पता है, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज जाती हैं वे बिना डेविएटेड हुए अनडेविएटेड वैसे ही पास कर जाती हैं, ठीक, ये रूल्स था। और क्या रूल्स था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस ऑफ अ लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्रैक्शन तो हो चुका है, अब इसको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देना है। लो प्रिंसिपल एक्सिस के हमने पैरेलल कर दिया। तो ये रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली डॉटेड नहीं बनाएंगे, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करनी है तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन कराएंगे। ये रहा आपका इमेज, ठीक है, ये आपका फोकस ये है, ठीक है। मैंने बताया था कि देखिए इमेज में 2 फोकस होते हैं, है कि नहीं, एक लेफ्ट साइड में फोकस करता है, एक राइट साइड में। चूंकि हमने पिछले क्लास में उनको यहाँ समझ लीजिए बस, पिछले क्लास में हमने फोकस को F1 एंड F2 इसलिए नाम दे दिया था, दोनों लेंस के लिए हमने दोनों फोकस को, एक को फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस इसलिए नाम दिया था क्योंकि ऐसे क्लियरिटी रहे कि इसके 2 फोकस
होते हैं, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे तो F1 F2 नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। सिंपली बस ये सब बताएंगे कि ये लेफ्ट वाला फोकस और ये राइट वाला फोकस। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो उसका इमेज कहाँ पे बना? फोकस पे बना। कैसा बना है? अब आपको दिख रहा है बिल्कुल एक्चुअल है, मतलब सॉरी रियल है, इरेक्ट है, रियल भी है, इरेक्ट भी है, एंड ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी छोटा है। एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे तो खैर बनना नहीं है, गलती हो गई, यहाँ पे नहीं बनना है, ठीक है, ये फोकस है ना एक्चुअली, तो यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसके ठीक करस्पॉन्डिंग देखिए बन तो एक्चुअली यहाँ पे रहा है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट फोकस पे लाई करेगा। बस समझ में आ रही है? तो हम इसको एक बार के लिए फोकस पे भी ले सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका, यानी हम क्या बोलेंगे? इमेज है ना, इस केस में क्या बोलेंगे? इमेज इज रियल, ठीक, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड। एंड कैसा है? पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है? बिल्कुल पॉइंट साइज क्या है भाई? इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन उसका इमेज फोकस पे काफी छोटा बन रहा है, ठीक है, यानी पॉइंट साइज का। एक्चुअली मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए ये इमेज यहीं पे ही बनेगा, लेकिन ये पॉइंट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कहाँ पे है, तो उससे देखा गया तो वो फोकस पे है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा देखिए यहीं पे हम दूसरा केस लेते हैं। इस केस में ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है तो इमेज कैसा बना? रियल बना, इन्वर्टेड बना और पॉइंट साइज का बना, यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में काफी छोटा बना, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में फिर से वही चीजें रहेंगी, ठीक है। लीजिए हमने क्या कहा था? इनफाइनाइट पे पहले ऑब्जेक्ट को रखा था, अब इनफाइनाइट और इसके आगे भाई एक और डिस्टेंस होती है, यहाँ से एफ है तो इसी के इतना और ले लेते हैं 2f, जिसको हमने क्या नाम दिया था? डबल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और डबल ऑफ फोकल लेंथ के बीच में है। मान लीजिए हमारा एक समय के लिए मानिए ये हमारा 2f है, डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है। बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट और 2f के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो चलिए रे डायग्राम बनाएं। देखिए मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। रे डायग्राम में बनाता हूँ तो यहाँ से पैरेलल चलेंगी रे ऑफ लाइट, ठीक, और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेंगी, ठीक है। लीजिए फोकस से पास करा दिया, फोकस से पास की, और एक कौन सी है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे, ठीक है, जरा मिलाएंगे आप सही से जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से इसको ले जाएंगे तो कुछ इधर जाकर के बनेगा। तो एक्चुअली इस केस में ये जो इमेज बनेगा आपका, इस केस में जो इमेज बनेगा ये हमारा f है, कुछ दूर पे जाके हमारा क्या होगा? 2f होगा। तो ये जो इमेज बनेगा वो हमारा f और 2f के बीच में होगा और ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा होगा। देखिए ना रे डायग्राम से आप लोग स्केल से या ज्योमेट्री बॉक्स के हेल्प से आप बनाएंगे बेटर तरीके से ना, वो बिल्कुल दिखेगा कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में जो इमेज बना है वो छोटा बना है और फोकस और डबल ऑफ फोकल लेंथ के बीच में बन रहा है, ठीक है, फोकस और डबल लेंथ के बीच में। और एक केस ऐसा भी आता है जब वो आपका 2f के बाद जाकर के बनता है, तो वो हम अगला भी केस आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसके लिए अगर हम इमेज के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेकेंड केस के लिए इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जरा इसको नोट करिए। एक्चुअली काफ़ी फैन ऑन करना था मैं, काफ़ी गर्मी थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था कि इमेज इज रियल इन्वर्टेड इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो। तो आप देखिए जब रे डायग्राम के हेल्प से आप प्रॉपर तरह से बनाएंगे ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ उसको बनना चाहिए वहाँ पे वो बनेगा और आपको दिखेगा भी। तो इनफाइनाइट पे मौजूद ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स इमेज कहाँ पे बनाता है? फोकस पे बनाता है, पॉइंट पे बनाता है। और इनफाइनाइट और डबल ऑफ फोकल लेंथ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस फोकल लेंथ और डबल ऑफ फोकल लेंथ के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट की रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा और ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में छोटा होगा। ये डन है। ये दो केस समझ में आ गया, ठीक। अगर ये दो केस समझ में आ गया तो हम जरा अब अगला केस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट केस हमारा जो है थर्ड वाला, ठीक है। अब देखिए अब सीधा ऑब्जेक्ट को 2f एट द ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज
एट द 2f। अब ऑब्जेक्ट को डबल ऑफ फोकल लेंथ पे ही रख दिया है कि नहीं, तो डबल ऑफ फोकल लेंथ पे रख दिया तो देखो कैसा होगा इसका इमेज, ठीक है। यानी कि डायग्राम अगर हम बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हमारा है, ये है हमारा डिस्टेंस f, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2f। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया, तो लो 2f पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक्चुअली आप रखेंगे सीधा सीधा रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, डायग्राम बनाने के लिए, सॉरी इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए बार बार रे डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करें, सिर्फ दो ही रेस को सिलेक्ट कीजिए। एक्चुअली होना क्या है कि इससे इस लेंस पे, इस ऑब्जेक्ट पे जो रेज आ रही है सनलाइट, वो काफी इस पे गिर रही है, अलग अलग डायरेक्शन से गिर रही है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो हमारे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो हम एक ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं पैरेलल रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, और आपको पता है अगर आपने पैरेलल रे ऑफ लाइट को सेलेक्ट किया तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाती है, पास कराइए फोकस से, ठीक है, फोकस से पास करा दिया, चलिए ये हो गया। और दूसरा क्या मैंने कहा कि इसको कहाँ से ले जाइए, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से कहीं अगर आप ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से ले जाएंगे, लीजिए समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से ये रहा और इस तरीके से गया। तो बताइए ये जो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो देखो ना क्या एग्जैक्टली इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बना है। ये अगर इतना डिस्टेंस f है तो इतना क्या है 2f, ठीक है। तो ये है आपका इमेज, बात समझ में आ रही है, और ये था आपका ऑब्जेक्ट, बात समझ में आई। देखिए ये भी हम कह रहे हैं, समझते थे। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम आगे स्टडी करते चलेंगे तो जो हमने थ्योरी पहले दे रखी है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर रखा है, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट बताते समय और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और भी इंफॉर्मेशन एट द टाइम अगर लर्न याद आ जाते हैं, तो उसको भी मैं साइड में लिख दिया करूँगा, ठीक है, और उसको भी आप लोग समझते रहेंगे। तो जैसे कि मैं यहीं पे कह दूँ कि इमेज इसकी साइज को H2 बोल दूँ और ऑब्जेक्ट की साइज को H1, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज होने वाला है। तो फिलहाल इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट जब डबल ऑफ फोकल लेंथ पे रखा होता है तो उसका इमेज फॉर्म होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ पे ही, बट द फॉर्म्ड इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेचर इमेज इज क्या, रियल एंड inverted and equal to size of the object, equal to size of the object, ठीक है। बस इतनी बात लिखनी है और आपको दिख भी रहा है क्लियरली, बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगला फोर्थ केस लेते हैं हम। फोर्थ केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज, अच्छा इसी में एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए। देखिए मैंने बोला था कि जैसे मिरर में मैंने क्या कहा था कि कोई भी हम मिरर लेते हैं, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसके पोल से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे लेंस के सामने या इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो मेजरमेंट है उसका जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसको मिला देते हैं और ये समझ लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रहता है, या जैसे मिरर में याद करिए कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसी तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ लेंस। तो देखिए इसी को आप यू भी कह सकते हैं, बस इसमें समझा रहे, बाकी में नहीं समझाएंगे, है ना, बाकी में आप समझ जाएंगे खुद ही। ये डिस्टेंस यू है, इमेज इधर बना है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा वी। एक ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे हर केस में, ठीक है। मैं किसी केस में अगर बारे में छूट जाए तो नो प्रॉब्लम, वो हम न्यूमेरिकल से भी देख लेंगे। चलिए इतना समझ आया। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है ना, अब अगले केस में डबल ऑफ फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं, यानी बिटवीन, या ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f। बात समझ में आ रही है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए अगर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। ये लीजिए, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, बात समझ में आ रही है। और आई थिंक दिस इज योर f एंड इट इज योर 2f। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। लेट्स सी। खैर आप देखिए इसको सीधा रखते हैं, लीजिए डायग्राम बना रहे हैं। फिर वही क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे और ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करा जाए, एक्चुअली सीधी जाएगी, एक्चुअली क्या होगी, सीधी ऐसे पास कर जाएगी, तो ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ से पास उसको क्या किया f कह दिया। अब कहाँ से ले जाएंगे इसको,
क्योंकि 2f और f के बीच में रखा है तो ये कहीं ना कहीं 2f के बाद ही जाके बनेगा। खैर जहाँ बनेगा देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से इसको ले जाते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे ना ये तो ये इनफाइनाइट और 2f के बीच में बनने लगेगा। ये चौथा केस है ना, तो इसमें मिलेगा ही ऐसा। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट की और ये रहा इमेज हमारा, ठीक है, ये हमारा इमेज। और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या है, थोड़ा बड़ा बन चुका है, बड़ा बनने लगेगा। यानी ये हमारा एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का लेंथ f था, तो ये क्या है 2f। ये एक्चुअली जो इमेज बना है वो 2f और f के बीच में। यार मैं वो पोजीशन में लिख रहा हूँ क्या, इक्वल टू सर। देखिए सॉरी, जो 3 केसेस हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं मेंशन किया। आई एम सॉरी, उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी मेंशन करना चाहिए था, हमने बस उसके नेचर और साइज को मेंशन किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा एट द 2f। बाकी हम वो जो छूट चुके हैं 2, उसको मैं आगे रिकॉल करा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होइए। फिलहाल इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना है, सॉरी इमेज जो बना है वो क्या होगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड भाई अब ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है, तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। इनलार्ज का मतलब होता है इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। इनलार्ज एंड एट नहीं होगा इस बार, बिटवीन द 2f एंड इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है? देखिए इनफाइनाइट इस लेंस के इस साइड में लाइज करेगा, इस साइड में लाई करेगा, ठीक है। तो इस बार जो इमेज बना है वो हमारा डबल ऑफ फोकल लेंथ और इनफाइनाइट के बीच में बना है। ये फोर्थ केस समझ में है। हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्हें मेंशन की। पिछले जो 2 केस थे वो थोड़े स्किप हो गए, घबराया नहीं, सिर्फ पोजीशन ही स्किप हुई है, बाकी सारी चीज़ उसमें हमने मेंशन किया था, तो उस पोजीशन को हम आगे रिकॉल करा देंगे। ये समझ में आ गया? यानी 4 केस हमने देखा। अभी और भी केस क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं। खैर ये तो आप लोग को अंडरस्टूड है बेटा कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे अप्रोच कर रहा है लेंस की तरफ, उसके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। तो आई होप इतने आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट के बाकी जो 2 केस है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसे इरेज किया जाए। इजी चैप्टर्स हैं, हाँ थोड़ा सा ये है कि लेंथी काफ़ी है कि नहीं? आपने देखा था कि पिछले 3-4 लेक्चर से मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। और आई होप के भी 2 लेक्चर और आएंगे, न्यूमेरिकल्स वाले और इसके प्रिज्म वाले टॉपिक को, उसको मैं सेपरेट रखा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फिफ्थ के हमारा आता है ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। लीजिए इस केस में ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे ही रख दिया है, तो जरा देखते हैं इमेज क्या है, कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, एक ऑप्टिकल सेंटर, हम सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, छोटा सा मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए हमारा एफ है। ऑब्जेक्ट को भाई क्या किया, यहीं पे हमने प्लेस कर दिया। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। Principal, those rays which are parallel to the principal axis after refraction passes through the focus of lens। बिल्कुल क्लियर है, तो पास करा दिया जाए। And those rays which passes through optical center of lens, it goes without any deviation, ठीक है। Without any deviation का मतलब लो, आपको लगता है कि कहीं ये रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, वैसे इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। देख रहे हैं बिल्कुल पैरेलली, बिल्कुल दूर तक जाएंगे और इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में ये माना जाता है कि इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे इमेज इज, इस केस में भी मानेंगे रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। बहुत ही बड़ा बनने वाला है इसका, हाईली इनलार्ज, ठीक। एंड एट द इंफिनिटी, एक्चुअली क्या है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं ये जो स्टेटमेंट इतना बड़ा लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? नेचर। देखिए दोनों बता दें। नेचर क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। साइज क्या बोलेंगे? हाईली इनलार्ज। और पोजीशन वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन क्या बोलेंगे? एट द इंफिनिटी, कहाँ है ना,
एट द इंफिनिटी या इनफाइनाइट। देखिए हम अभी तक जितने केस हमने उनको एक ही साथ लिख दिया स्टेटमेंट फॉर्म में। आप चाहें तो ऐसे भी लिख दें कि आपको पता है कि जब भी हम किसी लेंस से मिरर से इमेज बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमें इमेज के बारे में 3-4 इन्फॉर्मेशन जरूर चाहिए होती है। क्या क्या? नेचर, पोजीशन, साइज। ठीक है, नेचर में क्या, रियल है कि इन्वर्टेड, वर्चुअल है कि इरेक्ट, साइज में ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बड़ा है या उससे छोटा है या उसी के इक्वल है, और पोजीशन कहाँ पर बना है, मिरर के सामने, मिरर के पीछे, अगर सामने या पीछे तो वो भी कहाँ पे, है ना। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए ये समझ में आ गया। तो फाइनली और लास्ट केस हम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, हम कहाँ पे ले लेंगे, बिटवीन एफ एंड सी। देखिए आप एफ एंड सी का क्या मतलब समझेंगे, यहाँ पे आप सिंपली एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर लिख दें, ऑप्टिकल सेंटर, यानी जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा रहेगा तो उस केस में इमेज कैसा बनेगा, जरा उसे देख लेते हैं। आइए बनाते हैं, लेट्स सी इस टाइप ऑफ इमेज कैसा बनता है, उसे जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर, हमने क्या किया है, ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है आपको। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इसी के सामने ऐसे प्लेस कर दिया। भाई क्या करते हैं, इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाते हैं, और आपको पता है फोकस से ही पास करेगी। ठीक, चलो, और इसको क्या करते हैं, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं और इसी से पास करेंगे। ये समझ में आए? आप कहोगे सर यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, रे ऑफ लाइट करेगा। एक्चुअली इस केस में नहीं कर, यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसको हम क्या करें, थोड़ा बैक इसको प्रोड्यूस करें। देखिए तो इसको अगर प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से कहीं जाकर के दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और यहाँ पे चूंकि डॉटेड लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इमेज में कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और समझ में आ गई, इस बार इमेज जो है मिरर के, सॉरी लेंस के ठीक सामने ही बन गया, लेकिन इसके फोकस के बाहर बना, इनफाइनाइट फोकस और 2f के बीच में बना। ठीक है, यहाँ इसका पोजीशन ऐसे लिखेंगे, इस केस में ये लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट था, इसमें इन्वर्टेड था तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड enlarged in front of the lens, तो देखिए अभी तक के डिस्कशन में हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को और कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया ना कि सारे केस हमने लिए लेंस के सामने, जो हमने पिछली बार उसे लिस्ट वाइज बनाया था, और सबके लिए रे डायग्राम बनाया, तो इमेज आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से, इमेज वर्चुअल इरेक्ट। यानी कंक्लूजन ये देख लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन सिर्फ एक केस में वर्चुअल बनता है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। ठीक है, आई होप इतने आपको समझ में आ गया। अगर देखिए ये सारे समझ में आ गए तो कॉन्वेक्स लेंस से हो चुका है, कॉन्केव लेंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज किया जाए, बेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग सारे लेक्चर्स प्रॉपर तरह से देखिए। ऐसा नहीं कि मीन्स कुछ आपके लेक्चर्स में थोड़े लेंदी रख दिया हूँ, एक आवर्स वाले चले गए हैं, तो भाई कंटेंट के हिसाब से देना पड़ता है वैसा, तो फिर जा रहे हैं तो व्हाट्स प्रॉब्लम। आप लोग प्रॉपर तरह से बात करिए। देखिए ये लगभग मेरा 5वां या 6ठा लेक्चर होगा आपके लाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको पूरे होल चैप्टर को आपको प्रॉपर तरह से समझने के लिए टोटली पूरे जितने भी लेक्चर्स आप इसके टॉपिक से रिलेटेड हैं अपलोड किए गए हैं हमारे थ्रू, आप उसे प्रॉपर वॉच करिए। ठीक है, तभी ना प्रॉपर तरह से समझ पाएंगे। क्या और भी तरीके हैं आप लोग के पास। तो इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस से हम किससे आ जाते हैं, कॉन्केव लेंस के आ जाते हैं। जरा कॉन्केव लेंस से भी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसमें भी सारी पोजीशन दिमाग में रन कर रही है कि यार इनफाइनाइट पे, देन इनफाइनाइट एंड डबल ऑफ फोकल लेंथ बिटवीन, एंड देन एट द डबल ऑफ फोकल लेंथ, नेक्स्ट पोजीशन विल बी between the double of focal length and focal, and next position is at the focus। means all that cases जो हमने पिछले कॉन्वेक्स लेंस में देखे थे, यहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी माइंड में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन देखिए ऐसा देखा गया है कि कॉन्केव लेंस के केस में सारे पोजीशन को हमें नहीं देखना होता है। ठीक है, सिर्फ इनफाइनाइट को देखना होता है कि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, और उसके बाद जितने भी केस आते हैं, आप इनफाइनाइट को छोड़ के ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो कॉन्केव लेंस के सामने, तो इसका इमेज फिक्स है कि एक ही जगह पे बनाएगा।
ठीक है, हम दिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट द इनफाइनाइट। चलो ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। लो तो अगर ठीक है, अगर रख दिया तो भाई डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक हो रहा है। ये हमारा एफ, ये हमारा 2f, इतना है, थोड़ा आगे ही ले लो। तो ये इनफाइनाइट का मतलब कहीं ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे है तो ढेर सारी रेज आ रही है, तो हम सिर्फ पैरेलल जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस पे उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये है ये हमारी पैरेलल। अब बताओ होगा क्या, ये समझो। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। इससे जितनी भी रेज ऑफ लाइट इसकी स्ट्राइक करती है वे सबको क्या करता है, कई डायरेक्शंस में डाइवर्स कर देता है, तो इसको भी डाइवर्स करेगा। डाइवर्स करने का मतलब फैला देगा, ठीक है, डाइवर्स कर देगा। सिमिलरली इस केस में भी वही होने वाला है, क्या डाइवर्स कर दिया। रे ऑफ लाइट तो इंटरसेक्ट की नहीं एक दूसरे को, इमेज बनेगा कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इमेज जहाँ बनता है वहाँ पर रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, लेकिन इंटरसेक्ट भी करती हैं और इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो ये देखा जाता है कि उनको एक्सटेंड कराया जाता है। क्या एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तब भी इमेज बन जाएगा, बस समझ में आई। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी तभी, तो इसको एक्सटेंड कराते हैं पीछे की तरफ, लो इसको एक्सटेंड कराते हैं पीछे की तरफ, तो फोकस पे कहीं इमेज जा करके बन रहा है। देख रहे हैं आप लोग, यानी कि इनफाइनाइट पे मौजूद ऑब्जेक्ट का कॉनकेव लेंस कहाँ पे इमेज बनाता है, फोकस पे, जैसा कि कॉन्वेक्स ने किया था। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल है ना तो एक बार इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, एंड एक्चुअली पॉइंट साइज है, लोग इरेक्ट डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एंड पॉइंट साइज एट द फोकस, सारी चीजें। देखिए आप कह रहे हैं कि सर पॉइंट साइज है तो कैसा इरेक्ट कैसा इन्वर्टेड, बात सही है कि इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सीधा है कि उल्टा। भाई पॉइंट को नहीं ना डिफाइन कर पाएंगे कि पॉइंट हमारा सीधा है कि उल्टा, लेकिन ऑब्जर्वेशन से प्रैक्टिकल से ऐसा देखा गया है कि पॉइंट साइज होते, पॉइंट साइज कैसा नहीं होता, बिल्कुल छोटा बनता है, लेकिन इतनी विजिबिलिटी रहती है कि उसके साइज को, सॉरी उसके नेचर को देखा जा सके कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इस केस में वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, अब हम अगला केस ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी लेंस के सामने अगर कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उस केस में इमेज क्या बनेगा। जरा देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, बार बार कॉन्वेक्स क्यों याद आ रहा है यार, कॉन्केव है नहीं ये। एक्चुअली जिसके बारे में ज़्यादा स्टडी कर चुके हो तो हमारे दिलो दिमाग में है ना, दिलो दिमाग में बैठ जाता है। वेल कोई नहीं, बैठ जाता है तो उसे भी याद रखते हैं और उनके साथियों को भी। देखिए इस केस में ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस है, यानी कि कह सकते हैं कि हमारा एफ है और ये एफ के सामने कहीं भी रख लो यार, लो ठीक है, वो इनफाइनाइट पे था, हमने इसके सामने रख लिया, तो क्या हुआ, इमेज कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, इसका बनने दो, क्या करना है, पास हो जाएंगे ऐसे, इसको मिलाइए तो देख रहे हैं एक्चुअली क्या है, आप सही से मिलाएंगे ना, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनेगा, यहाँ पे बीच में बनेगा, देख रहे हैं, और आई होप यहाँ पे तो नहीं बनेगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ भी इमेज बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, दिख रहा होगा यार क्लियरली, जरा देखें तो ऑब्जेक्ट मिरर के ठीक सामने, सॉरी लेंस के सामने कहीं रखा था, तो इमेज क्या बना, ये जैसे डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे ही पास कर गए, तो डाइवर्ज हुई, उसको हमने पीछे एक्सटेंड कराया, तो ये इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में इमेज क्या होगा, इमेज इज क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इरेक्ट एंड वर्चुअल and smaller than object, smaller than object, समझ में आ रही है, between the f and c, बात समझ में आ गई। यानी अब और कोई केस भी नहीं बचा, यानी कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ इनफाइनाइट को छोड़ दिया जाए, इनफाइनाइट में मौजूद
चाहे कॉन्केव लेंस था चाहे कॉन्वेक्स लेंस था, दोनों के केस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता था तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे। ठीक, इन्फिनिटी वाला तो खैर उनमें कॉमन हो चुका, लेकिन कॉन्केव लेंस में इनफाइनाइट को छोड़ के आप कॉन्केव लेंस के सामने किसी भी इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, इनफाइनाइट वाले पोजीशन को छोड़ के आप कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दीजिए, वो ऑब्जेक्ट का इमेज, ये जो लेंस है वो हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा हमने नीचे देख लिया, यानी कि वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और छोटा ही बनेगा। तो ये रहा हमारा टोटली इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव लेंस, जो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी देर से करते आ रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो चलो अब आगे जरा फटाफट देखते हैं अगला क्या है। लेंस फार्मूला देख लेते हैं। सिंपली एक ही वर्ड का है चीजें, क्या हमें देखना है अब, लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला देखा था ना, वैसे ही लेंस फार्मूला। इसके लिए सिंपली ये लिखेंगे कि द फार्मूला which gives relationship between object distance, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कह लीजिए इमेज डिस्टेंस, ये कह लीजिए एंड फोकल लेंथ और क्या बोलते हैं उसको, लेंस फार्मूला बोलते हैं, लेंस फार्मूला। सिंपली यानी ऐसा फार्मूला जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और उस लेंस के फोकल लेंथ में रिलेशन देता है, कोई एक ऐसा रिलेशन है, तो उस फॉर्मूले को आप लेंस फार्मूला बोलेंगे। यानी जो कि होता क्या है, 1/f = 1/v + 1/, सही है। प्लस था किसमें, मिरर के लिए, यहाँ पे ये साइन बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। और समझ में आ रही है, मिरर के केस में प्लस था, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये केस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 1/f = 1/v - 1/u। नो डाउट कि यहाँ पे u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, एंड क्या, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, इट विल गिव यू, उसको शो करेगा। v क्या शो करेगा कि ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूरी पर जाके बना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे। देखिए लेंस फार्मूला समझ में आ गया, तो यहीं पे एक चीज अब आप जान लीजिए, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस जरा वो भी बता दो। देखिए पावर ऑफ लेंस जरा इसके हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे कि सिंपली ये लिखेंगे क्या, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about ability of, या इसे कह सकते हैं about capacity of converging or diverging nature, converging and diverging nature, ठीक है, nature of ray of light, इसके लिए हम सिंपली ये बोलेंगे कि लेंस का एक ऐसा नेचर, एक ऐसी खासियत, एक्चुअली इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर ऑफ, मतलब कि अभी हमने ये डिस्कशन कर रखा है ना कि भाई कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो हमको पता है। लेकिन देखिए होता क्या है कि अगर आपको ढेर सारे कॉन्वेक्स लेंस दे दिए जाएं अलग अलग फोकल लेंथ वाले, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि सारे के सारे कन्वर्ज करेंगे रे ऑफ लाइट को, लेकिन कोई कम कन्वर्ज करेगा, कोई ज़्यादा। कम ज़्यादा का मतलब कोई क्या करेगा, कन्वर्ज बहुत सारी रे ऑफ लाइट को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ज करेगा, कोई कम अमाउंट में कन्वर्ज करेगा। तो लेंस का एक ऐसी खासियत, एक ऐसी खास बात जिससे ये पता चलता है कि वो लेंस किस लाइट को कितने हद तक कन्वर्ज कर सकता है, कितने
कितने लेवल तक या कितनी एबिलिटी तक डाइवर्स कर सकते हैं। यानी सिंपली ये कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्स करने की जो एबिलिटी होती है वो लेंस के पावर से डिफाइन होती है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस यही बात बताता है कि किसी भी तरह का लेंस हो या कन्वर्ज सही कॉन्केव या कॉन्वेक्स उसके कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर को ये शो करता है। ठीक है, इसको एक्चुअली हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल पी, खैर कोई भी कह लीजिए, पी भी कह सकते हैं। इसको हम पी से डिनोट करते हैं पावर ऑफ लेंस को, बात समझ में आ रही है। और पावर ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला होता है, यूँ कह लीजिए कि पी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि एफ यहाँ पे मीटर में होना चाहिए। मीटर में ये यूनिट होती है, एक्चुअली लोग देते हैं एफ को किस में होना चाहिए, मीटर में। तो ये फॉर्मूला आपके सामने बन के आया कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ पता है आपको तो आप उसका पावर बता सकते हैं। एक्चुअली लेंस का जो पावर है फोकल लेंथ है वो एक दूसरे की इन्वर्सली रिलेटेड है ना, इन्वर्सली रिलेटेड है। और देखो इसके एक और एक्सप्रेशन यहाँ से बन सकते हैं, खैर इसके आगे लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ से 1/f को आप और भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्या पावर का एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या है, एलसीएम ले लीजिए u - v/uv, ये भी एक पावर का फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, कोई नया नहीं, यही से देख लीजिए। इस 1/f की जगह हमने 1/f की जगह क्या किया, इसको सॉल्व करके रिप्लेस कर दिया। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम uv आएगा, कैंसिल आउट होकर फाइनली ये एक्सप्रेशन आएगा, पावर इज इक्वल टू v - u/uv। खैर ये याद नहीं रखना होता है, तो उसका एक्सप्रेशन बन रहा है इसलिए मैंने बता दिया, नहीं आप याद ही याद रखिए। फोकल लेंथ आपको दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फोकल लेंथ दिया हो तो आप उसका पावर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा फोकल लेंथ आपको किस में रखना है, सॉरी हाँ मीटर में रखना है। मीटर में है तो सीधा आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो जरा इसको मिटाते, ये मिटाते क्योंकि अभी पावर के बारे में पूरी बात कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर वाले को, पावर रहने देते हैं। लेंस फॉर्मूला तो क्या समझ में आ गया ना। पावर के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे देखिए क्या है, द यूनिट ऑफ पावर इज क्या बोलेंगे, देखो क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखना, यूनिटलेस। यूनिट की पावर क्या होती है, यूनिटलेस। यार पावर होती ही नहीं है यूनिट की, ठीक है, इट हैज नो, गलती हो गई ना, होती है। हम डायोप्टर में चले गए, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। एक्चुअली मिस्टेक हो गया था, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसी के बाद वो टॉपिक आ रहा था तो रन कर रहा था माइंड में हमारे। द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, या यूं कह लीजिए यहाँ पे एक रिलेशन ये भी मिल जाएगा, 1 डायोप्टर, ठीक है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है, 1/फोकल लेंथ, या यूं कह लीजिए 1/मीटर, क्योंकि यूनिट रख रहे हैं तो यूनिट को कंपेरिजन करें। यार किया कुछ नहीं, पावर का यूनिट डायोप्टर होता है ना, तो पावर की जगह डायोप्टर रख दिया, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ की जगह मीटर रख दिया, 1 मीटर। ठीक है, तो एक ये जो एक डायोप्टर होता है वो 1/मीटर का, यानी कि मीटर से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो डायोप्टर यूनिट है पावर की, और पावर क्या है, लेंस की वो कैपेसिटी जिससे पता चलता है कि वो लेंस, उस लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी कितनी है। बात समझ में आई, ठीक है। और पावर के लिए फॉर्मूला हम कैलकुलेट करके रखे होंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया तो एक चीज और जान लीजिए, यहीं से जान लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिलो करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखो क्या है कि वेल तो अभी आप लोग के सिलेबस में सिर्फ जो थिन लेंसेज हैं उन्हीं को कंबाइन करके बताया गया, नहीं तो आगे हमने जितने टाइप के इसके पहले लेंस देखे थे ना, बाई कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, वो जो भी सारे टाइप्स हैं उनको भी कंबाइन करके हम अपने एज ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंबाइन करते हैं। तो फिलहाल हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में अपने सिलेबस तक सिर्फ थिन लेंस को ही पढ़ना है, मीन्स पतले लेंस के कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम क्या करेंगे, सिंपली ये कहेंगे कि लेट, या ऐसे लिख सकते हैं, इफ two thin lenses having power P1 and P2, having power P1 and P2, then इनकी जो फोकल लेंथ आएगी, ठीक है, या इनकी जो पावर आएगी, खैर पावर से फोकल लेंथ को भी कंपेयर करेंगे, हम पहले पावर को कंपेयर करते हैं। तो इनकी जो रिजल्टेंट पावर आएगा 1/P, वो हो जाएगा 1/P1 + 1/P2। बात समझ में आ रही है, कुछ खास नया किया नहीं हमने, बस इतना कर दिया। खैर 1/f होगा यहाँ पे, फोकल लेंथ से पहले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक
ओके यार, फोकल लेंथ से इनके कंपेयर कर दिया और 1/f को आप सीधा क्या बोलो, कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p1 प्लस स्मॉल p2। ये रहा। हम दोनों रिलेशन इसलिए बताना चाह रहे हैं कि दो लेंसेज हमने लिया, थिन लेंसेज, जिनके पावर क्या था p1 और p2, तो हमने उनको आपस में कंबाइन कर दिया, उनको जोड़ दिया, तब देखा कि पावर क्या हुआ। तो पावर क्या हुआ, सिंपली अलजेब्रिकली सम हो गया। यही अगर तीन लेंस को आप जोड़ेंगे तो p1 प्लस p2 प्लस p3, यानी कहने का मतलब है कि इक्वल साइज के आप तीन क्या करिए, वो ले लीजिए पतले लेंसेज, तीन या उससे ज़्यादा, सबको कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्टेंट पावर मिलेगी वो क्या होगा, सबके सम के बराबर होगा। और ये देखिए P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ होता है, तो हमने इसी का सहारा लेके क्या कर दिया, इस रिजल्टेंट पावर को 1/, कैपिटल F से डिनोट कर दिया, और P1 को 1/f1 से और P2 को 1/f2 से। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है। चूंकि अगर ये समझ में आ गया तो पहले की तरह नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और क्या डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा, एक टॉपिक इसमें रह गया है मैग्नीफिकेशन, जो कि हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। लेकिन इससे मिरर के लिए हमने क्या किया था, सेपरेट वीडियो बनाए थे, सेपरेट लेक्चर बनाया था न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। ऐसे लेंस के लिए भी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वो जान लेते हैं। जैसे अब हमारा पास बचा है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंसेज, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। देखिए इसको डिफाइन तो नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डिफिनेशन वो जैसे मिरर वाले की थी वही थी कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। इसके जो डिफिनेशन होने हैं वो पहले पुराने जैसे होने हैं, बस हमें यहाँ ये जानना है इसमें कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा। देखिए मैंने पहले बताया था कि जब भी हम ये जरूरी क्यों मैग्नीफिकेशन, लेंस फार्मूला, उनका साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि साइन के साथ और इनकी क्या एग्जैक्ट मीनिंग है ये सब बहुत मायने रखता है। अगर आप जरा से भी मिस्टेक करेंगे इनमें तो आपका जो रिजल्टेंट आंसर आना है वो नहीं आ सकता है, ठीक है। आप अपने आंसर से थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे, थोड़ा क्या टोटली डेविएशन हो सकता है साइन वगैरह के, अगर जरा सा भी मिसकंसेप्शन हुआ। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वही होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल m से, और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा माइनस, अभी रुको, I/O हम पहले जैसा रखेंगे इसमें रख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस b/u, है ना। नहीं माइनस नहीं होना है बेटा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस मिरर वाले के लिए था, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताना जरूरी है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के यहाँ एक और फॉर्मूले मिले, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, I here I denotes height of image and O denotes height of object, V upon एक ये फॉर्मूला इसका मीन का हमारे सामने है। अब इन्फॉर्मेशन देखो इससे क्या क्या मीन निकाल रहे हैं। पहला, इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव आया तो इमेज क्या होगा, इमेज इज रियल, रियल छोड़ो इरेक्ट छोड़ो, ठीक है। पहले ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं, इमेज क्यों, ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मतलब इरेक्ट है या इन्वर्टेड, उल्टा हो गया ना, इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। और अगर कहीं मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इमेज क्या मिलेगा आपको, इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक। ये तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या इन्फॉर्मेशन देंगे वो हुआ, ठीक। अगला क्या है, अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तो देखिए यहाँ m की वैल्यू, एक मैथमेटिक्स यहाँ सीखिएगा, m की वैल्यू को 1 से ज़्यादा होना है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना है, ठीक। और यहाँ से डिसाइड होना है या तो इससे, खैर हम इसी से डिसाइड करेंगे क्योंकि हमको साइज देखना है ना, तो साइज देखना है तो हम इसे डिसाइड करेंगे। बताइए आपके न्यूमरेटर में है I और डिनोमिनेटर में है O, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला के एक फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो इस फ्रैक्शन को 1 से ज़्यादा होना है, तो इस फ्रैक्शन को 1 से ज़्यादा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा होना पड़ेगा, यानी I शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कि नहीं। अगर I ग्रेटर देन होगा तो I ग्रेटर देन 1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि क्या होगा इसमें, इमेज इज या साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये मेरी बात से आप सहमत हैं, होना भी चाहिए। देख रहे हैं, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर दूसरा किसी का ठीक है रिवर्स ले लें, अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन होना तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, I शुड बी लेस देन O, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज विल बी लेस देन
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट मी क्लियर, क्या क्लियर करना है, समझ में आ गया? तो मैग्नीफिकेशन के पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 क्या होगी, उनका इनका इस तरह से वैल्यू आना, क्या साइन दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये समझ में आ गया? चलो अगर इतना सारा समझ में आ गया, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन वाला जो प्रोसेस है उसके आगे ह्यूमन आइज को, जरा उसको आज कर ले, तो वो भी जरूरी है हमारे लिए जानना। इतना समझ में आ गया? तो अभी तक के डिस्कशन में टोटली हमने लेंस से रिलेटेड क्या क्या इमेज फॉर्मेशन, उनके फॉर्मूले और मैग्नीफिकेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी है, वो ये सारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। अब स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। बाकी लेक्चर्स एज इट इज आप कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू उनको वॉच करते रहिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हाँ, किसी तरह का मेरा डाउट्स आता है तो मैंने पहले बता रखा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ऑल्दो हम लोग रियली एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं हो पा रहे हैं, बट हाँ चूँकि भाई हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, है कि नहीं, सोशल मीडिया वगैरह, तो हम वहाँ से भी आपके थ्रू आप उसके थ्रू भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप वहाँ से भी अपने सारे डाउट्स वगैरह पूछते रहिए, अगर जो अब आपको लगता है कि अगर है किसी तरह की तो क्या स्टार्ट करना है हमें? ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। तो टॉपिक क्या है? द ह्यूमन आईज, द ह्यूमन आई एंड सिंपली आप बता देते हैं, पूरा टॉपिक देख लीजिएगा, हमें समझाने दीजिए। देखिए क्या है, शुरुआत तो यार हम लोगों ने लाइट से की थी, आई को बाद में पढ़ रहे हैं, जबकि लाइट को पढ़ने से पहले आई नहीं ना, उस भाई आंखों के थ्रू तो हम लोग लाइट्स को देखते हैं, ठीक है, तो बाद में आई को पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में ह्यूमन आइज को इसलिए पढ़ा जा रहा है कि हम अब तक इसको पढ़ने से पहले बाद में पढ़ने का मेन एक ये भी रीज़न होता है कि अब तक हम बहुत कुछ जान चुके होते हैं लाइट के बारे में, उसे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर को और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, तो इसलिए अब इस केस में यानी कि लाइट से रिलेटेड सारे फिनोमेना देखने के बाद अगर हम ह्यूमन आई को पढ़ते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलो फिर हम ह्यूमन आई स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चैप्टर ठहरा टोटली थ्योरेटिकल कहने का मतलब ये कि हमारी आँखें मीन्स ह्यूमन आइज किस तरीके से फंक्शन करती हैं, वो भी फिजिक्स के लैंग्वेज में, मतलब फिजिक्स के केस में हम लोग उसको फिजिक्स के केस में कैसे वो वर्क करती है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। वैसे बायोलॉजिकल उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ह्यूमन आइज का जो स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी कुछ उसमें हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं फिजिक्स के केस में, लेकिन उसमें और भी चीज़ें होती हैं। हम लोग बहुत ही कुछ ही चीज़ें बस डिस्कस करते हैं अपने फिजिक्स के केस में जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं। तो ह्यूमन आई स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें मैं राइट डाउन करा रहा हूँ, उनके बारे में बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए है ह्यूमन आई के बारे में। देखिए हमारे कहते नहीं कि इट इज़ गॉड गिफ्टेड, मीन्स इट इज़ बेस्ट गिफ्ट फॉर अस थ्रू गॉड, है ना। ये जो ह्यूमन आइज हैं वो हमारे लिए ईश्वर के द्वारा दिए गए सबसे बेस्ट गिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि यार विदाउट आइज हम लोग चीज़ों को देख पाने में एबल ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में जब लाइट का स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर रे ऑप्टिक्स का, मैंने बताया था वहाँ पे कि हम पढ़ेंगे कि आँखें किस तरीके से ह्यूमन आइज हेल्प करती हैं किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन में। आज सिचुएशन आ गई कि हम उसको स्टडी करें। तो चलिए इसके पहले इसको हम लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या फॉलोइंग पार्ट्स हैं उसके जरा लिखते हैं, लिख फटाफट। पहले मिलेगा आपको कॉर्निया, ठीक है। सेकेंड आप ले लीजिए आइरिस, प्यूपिल, ठीक है, देखते जाइए फटाफट अभी। आईपिस, आई लेंस, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, आई लेंस हो गया। तो सिलेरी मसल्स ले लीजिए, सिलेरी मसल्स। अगर सिलेरी मसल्स हो चुका है तो आप किसको ले सकते हैं, रेटिना को लीजिए, ठीक। उसके बाद 7th है ना, 8 पे आप चले जाइए। रेटिना के बाद किस नेक्स्ट आपका क्या मिल जाएगा, रेटिना के बाद आपका मिलने वाला है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व सिस्टमैटिक है, मैं इसे बता रहा हूँ कैसा। और ऑप्टिक नर्व के बाद आपका बचता क्या है, ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट। और एक और चीज़ बच जाती है जो कि 10वीं है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिलेरी मसल हो चुका, ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ऑप्टिक नर्व्स हो गया, रेटिना, एक्वा ह्यूमर और विट्रस। देखिए ये वो पार्ट्स हैं, हमने जो भी आपके सामने लिस्ट किए हैं ये हमारे ह्यूमन आइज के पार्ट्स हैं, हमें इन्हीं के बारे में जानना है। एक्चुअली हमारे ह्यूमन आइज में सारी चीज़ें रहती हैं, ह्यूमन आइज के अंदर का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, तो उन्हीं को डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना के समझा दें। देखिए पहले आप एक काम करिए, डायग्राम बनाएंगे हम, अभी नहीं, अभी हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली जान लेते हैं, ये क्या है इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू वर्किंग फंक्शन को देखते हैं, वो बेस्ट तरीका होगा। तो पहले हम कॉर्निया को डिफाइन करेंगे। तो कॉर्निया क्या होगा, देखिए यहाँ डिफिनेशन में लिखते जा रहे हैं, हम लिखेंगे कि द फ्रंट पार्ट ऑफ आई, द फ्रंट पार्ट ऑफ आई which is made of transparent jelly like material, या simply which is made of transparent material कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होगा, लिख लो, called कॉर्निया, कॉर्निया। इसमें ये लिख सकते हैं आगे कि रे ऑफ लाइट या लाइट रेज enters in eyes through cornea lobes। सिंपली क्या कहा हमने कि हमारी आंखों का सबसे ऊपरी पार्ट, फ्रंट पार्ट, जो कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट, तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट लिख दिया गया, में ये किससे बना होता है आपको पता है, विच इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। सिंपली इतना समझिए कि ह्यूमन आई का सबसे ऊपरी पार्ट जो कि थोड़ा कर्व टाइप का होता है, घुमा सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया में जो हमारी सही ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती हैं, ठीक है। और कॉर्निया की एक और खास बात होती है कि वो क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन ऑफ आई, आवर इंटरनल ऑर्गन ऑफ आई, यानी आंखों के इंटरनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट भी करता है। और साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आती हैं वो इसी के थ्रू एंटर करती हैं आंखों में। तो अगर कॉर्निया समझ में आ गया तो इसके ठीक बाद हम क्या जानते हैं, आइरिस को जानते हैं। क्या लिखते हैं, आइरिस के लिए लिखेंगे कि इट इज अ रिंग शेप्ड, इट इज अ कलर्ड, ठीक है, कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन, कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन which is made of, ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे बता रहे हैं, which is made of transparent jelly like structure, called iris। तो क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, कुछ जो कि क्या होता है, आइरिस हो गया, it is situated behind the cornea। बात समझ में आ गई। ये जो होता है, यानी कहने का ये मतलब कि कॉर्निया के पीछे एक जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल पाया जाता है, उस जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम आइरिस कहते हैं। ये ठीक आपके कॉर्निया के पीछे मिलेगा, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। अगर ये सारी समझ में आ गई, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। और इसको इरेज करके क्या करते हैं, अब अगला जानते हैं, जो कि क्या होगा हमारे लिए, पिपिल। जरा पिपिल को डिफाइन कर लेते हैं कि पिपिल है क्या। हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, देयर इज अ होल, ठीक है, देयर इज अ
hole between in the middle of iris which is called pupil. सिंपली यानी जो हमने आइरिस जाना, आइरिस के बिल्कुल बीच में छोटा सा होल होता है, उस होल को ही क्या नाम कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक ही रिश्ता आप करके जान लीजिए। देखिए अगर आप आइरिस को जान के प्यूपिल के जान चुके हैं तो जरा इनके बारे में भी कुछ जान लीजिए। देखिए होता क्या है, आइरिस और प्यूपिल इनका बहुत मेन फंक्शन है। मेन तो खैर हमारे ह्यूमन आइज में जितने भी ऑर्गन्स हैं जिनको हमने यहाँ लिस्ट किया है, सबका अपना अपना कुछ काम है, सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हमारी आंखों के लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंस हैं। लेकिन ये जो विच इज कॉल्ड प्यूपिल, अब आइरिस और प्यूपिल का क्या फंक्शन है वो भी जरा देख लेते हैं। तो इनका ये फंक्शन है, हम इसके लिए ऐसे सिंपली ये लिख सकते हैं कि आइरिस कंट्रोल्स the amount of light, iris controls the amount of light entering in eyes by adjusting pupil। यानी आइरिस और प्यूपिल बिल्कुल एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ठीक है, और आइरिस क्या करता है, इस प्यूपिल की मदद से लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने का मतलब जितनी अमाउंट में लाइट जानी चाहिए ह्यूमन आइज में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसको कंट्रोल करने के लिए आइरिस होता है। लेकिन आइरिस प्यूपिल को एडजस्ट करके ये चीज़ काम करता है। वो प्यूपिल को एडजस्ट करते हुए अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम इस तरीके से ये लिख सकते हैं, यहाँ ये लिखेंगे कि when entering light is, ठीक है, when entering light is high amount, ज़्यादा अमाउंट होते हैं, high amount, then it contracts the pupil and लिखने के लिए समझा रहे हैं, when entering light is dim, ठीक है, dim या ये कह सकते हैं कि लो अमाउंट में रहता है, then it expands the pupil। देखिए किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हो, हम दिखा रहे हैं आपको, दिखा गया है, समझा रहे हैं। आइरिस प्यूपिल समझ में आया। तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को एडजस्ट करके अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट करता है। अब इसे कैसे समझेंगे, देखिए जैसे कभी इनके साथ में क्या क्या होगा, अंधेरे कमरे में जाते हैं, ठीक है, अचानक से अंधेरे कमरे में आपने एंटर किया, ठीक है, रूम का दरवाजा खोला, फटाक से एंटर किया, तो कुछ इंस्टेंट के लिए, फॉर सम इंस्टेंट, थोड़ी देर के लिए आपको आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप उसी अंधेरे कमरे में कुछ देर खड़े हैं तो कुछ देर बाद आप ये पाएंगे कि आप कुछ अमाउंट में चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता क्या है कि जब हम अचानक से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखों के अंदर जो आइरिस और प्यूपिल है, इनको अचानक से एक डिफरेंट सिचुएशन फेस करने को मिलता है। तो इस केस में जो आइरिस क्या करता है, चूँकि अंधेरे कमरे में अमाउंट ऑफ लाइट है ही नहीं, या यूँ कह लीजिए कि बहुत कम है, तो ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देगा, ताकि प्यूपिल का साइज एक्सपेंड होगा तो ज़्यादा भाई खैर वहाँ पे ज़्यादा तो रे ऑफ लाइट है नहीं, लेकिन जो कुछ भी वहाँ कुछ पड़ी है एब्जॉर्प्शन के थ्रू, वो क्या होती है, उसके एक्सपेंशन से आंखों में एंटर करती हैं और हमको आसपास की चीज़ें थोड़ी बहुत ही दिखाई देने लगती हैं। समझ में आई बात। तो जब लाइट डीम होती है यानी थोड़ी अमाउंट में होती है, तो ये जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को एक्सपेंड करके और इस तरीके से कंट्रोल करता है। सिमिलरली अगर आप अचानक से, जैसे कभी नहीं होता है कि आप सनलाइट को अचानक से तेज़ी से देखते हैं, तो आप अपनी यहाँ सनलाइट को छोड़िए, कोई आपके मान लीजिए आंखों पे आपका फ्रेंड या कोई उसने टॉर्च इस तरीके से जला दिया या कुछ भी ऐसा जो तेज़ रोशनी से आ रही हो, तो आप क्या करते हैं, अचानक से अपने हाथों को अपने आँख पे ऐसे ला देते हैं सामने। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अचानक से अभी आपकी आंखों ने ज़्यादा अमाउंट में लाइट रेज को फेस किया, और ज़्यादा अमाउंट में लाइट रेज को फेस किया तो ये आइरिस क्या करती है, अचानक से प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, मीन्स छोटी कर देती है उसके एक्चुअल साइज के कंपेरिजन में, जिससे क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट आती हैं वो
जितनी आती है वो पूरी की पूरी आंखों में एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है। तभी ना हम कहते हैं कि नहीं ऐसे अपना चमक सी पड़ती है आंखों पे। चमक पड़ने का मतलब ये है कि आइरिश ने पिपिल को कॉन्ट्रैक्ट करके साइज ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया। तो आइरिश पिपिल और कॉर्निया समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो जरा आगे बढ़ते हैं, इनके फंक्शन को भी हमने देख लिया, तो मिटाते हैं। ये रहा इनका फंक्शन। तो अगला क्या है हमारा, आई लेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आई लेंस सबकी अपनी अपनी डिफिनेशन होती है। तो आई लेंस को क्या डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट, ये भी वैसा है, जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल। और क्या कर सकते हैं यहाँ से हम, यहाँ लिख सकते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड फर्स्ट टाइम बाई आई लेंस, बाई आई लेंस। हमने क्या बताया कि आई लेंस क्या है, एक्चुअली एक कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा नहीं कि हमने बाहर से इसमें कॉन्वेक्स लेंस फिट कर दिया, ये नेचुरली कॉन्वेक्स लेंस में नेचुरली इसका शेप ही कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल जो कि मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बना होता है, उसे आई लेंस कहते हैं। और खास बात इसकी क्या है कि जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आती हैं, पहली बार उस रे ऑफ लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो आई लेंस ही करता है ना। आपको पता है कि ह्यूमन आईज रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे बेस्ड है, ठीक है। ये मैंने पहले बताना चाहिए था, फिलहाल अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ह्यूमन आईज रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे बेस्ड है, ठीक है। तो आई लेंस क्या है, जेली लाइक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो कि या फिर जहाँ से रे ऑफ लाइट का पहली बार रिफ्रैक्शन होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब अगर आप समझिए सिलियरी मसल्स, या खैर आगे पीछे भी हो सकता है, आप एक्वस ह्यूमर को भी पहले समझ सकते हैं। क्या है हमने एक्वस ह्यूमर, क्या इसके लिए बोलेंगे, सिंपली ये बोलेंगे कि द स्पेस बिटवीन cornea and eye lens, the space between cornea and eye lens is filled with liquid material, is filled with a liquid material called aqueous humor, ठीक है, aqueous humor। यानी कहने का कि अभी हम डायग्राम बनेगा तो हम फिर से आपको बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो रीजन रीजन होता है, उस रीजन में, उस स्पेस में लिक्विड जैसा कुछ पार्ट भरा होता है, उसी लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम अगला क्या लिखते हैं, सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स इरेज कर दें। नेक्स्ट क्या है, सिलियरी मसल्स क्या है, ये भी देख लेते हैं। यार सिलियरी मसल्स क्या हैं कि ये जो ह्यूमन आईज हैं, सॉरी आई लेंस, लिख लें पहले फिर समझा रहे हैं इसको। हम लिखेंगे कि इट इज, ठीक है, इट इज सस्पेंडेड, या यूँ कह लीजिए कि आई लेंस is supported at the suspended ciliary, या आई लेंस इज सस्पेंडेड या सपोर्टेड, ठीक रहेगा। रुकिए एक मिनट, जरा इसको सही सेंटेंस कर लीजिए। आई लेंस इज सपोर्टेड एट द suspending membrane, ठीक है, suspending membrane called ciliary muscles, एक्चुअली क्या है
आई लेंस ना, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, जो आई लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जैसा, वो दो सस्पेंडेड मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या होता है, सपोर्टेड रहता है। उन्हीं सस्पेंडेड मेम्ब्रेन, यानी जो सस्पेंडेड का मतलब लटकी हुई है ना, कुछ मेम्ब्रेन जैसा लटका हुआ चीज होता है जिसपे जो आई लेंस टिकी होती है, उसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स बोलते हैं। आगे डायग्राम में आपको हम उसको दिखाने वाले हैं। तो सिलेरी मसल्स ये होती है। खास बात क्या होती है सिलेरी मसल्स की, और क्या क्या बचा अभी, रेटिना ना, खास बात नहीं, बस अगला जान लीजिए। खास बात रेटिना के बारे में जानने को मिलेगा। क्या है रेटिना, इसके बारे में हम क्या डिफाइन करेंगे, सिलेरी मसल समझ में आ गया ना। तो रेटिना के लिए हम ये लिखेंगे कि द इंटरनल point of eye, internal point of eye at where the internal point of eye, ठीक है, at where erect, at where inverted, या ऐसे कह लीजिए कि द इंटरनल पॉइंट ऑफ आई at where refracted rays are focused to form image, ठीक है, to form image called क्या, रेटिना। उसको क्या बोलते हैं, रेटिना। यानी क्या हमने कहा कि हमारी आंखों के अंदर एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पे आई लेंस से रिफ्रैक्ट होकर जो रे ऑफ लाइट आ रही हैं वे फोकस होती हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे फोकस होंगी तो वे कहीं को किसी न किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगी। तो आंख के अंदर एक ऐसा इंटरनल पॉइंट जो कि रिफ्लेक्टेड रे को फोकस करता है और जिसके फोकस होने से इमेज फॉर्म होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। और इसकी खास बात क्या होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ लगभग 125 मिलियन, ठीक है, 125 मिलियन, ये कह सकते हैं इसके लिए सेंसिटिव सेल्स या सेंसिटिव रिसेप्टर बोल दीजिए तो और बेटर होगा, सेंसिटिव रिसेप्टर्स, ठीक है, दैट इज रॉड एंड कोन्स। इनको क्या बोलते हैं, रॉड एंड कोन्स। अब इसको समझिए पहले। रेटिना क्या था, हमारी आंखों के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे फोकस होती हैं, ठीक है, और उनके फोकस होने से इमेज बनता है, तो उस पॉइंट को क्या नाम दिया, रेटिना। और खास बात रेटिना की क्या होती है कि ये जो रेटिना होता है इसमें लगभग 125 मिलियन या उससे ज़्यादा भी कह लीजिए सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसिटिव रिसेप्टर्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमें ये लाइन लिखना इसलिए जरूरी पड़ा, इट कंसिस्ट ऑफ 125 मिलियन सेंसिटिव रिसेप्टर्स, यानी कि रॉड एंड कोन, क्योंकि आगे हम चलेंगे जब कलर विजन को पढ़ेंगे तो रॉड एंड कोन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो रेटिना के पास इतने अमाउंट में या इतने संख्या में सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। वे रिसेप्टर रॉड और कोन, दो तरह के होते हैं, रॉड और कोन्स। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं के बारे में। तो इतना हो गया, तो अगर इतना हो गया तो जरा हम आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं। इससे नोट करते फटाक से हम इंक भर लें, ठीक है, इंक का भरना भी जरूरी है। नोट करते रहिए तब तक नोट कर लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा भाई। एवरीथिंग क्या है यहाँ पे, कोई किसी के बिना जल्दी नहीं चल पाता है ना, लेकिन चल नहीं पाता है, ज़िंदगी तो गुजरती है किसी न किसी के बिना, लेकिन ज़रूरत पड़ती रहती है लोगों की। जैसे इसी इंक को बेचारे को सॉरी मार्कर को इंक की ज़रूरत पड़ी। तो खैर ये समझ में आ गया, रेटिना कंसिस्ट मिलियंस वगैरह वगैरह। तो चलिए अगर ये आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये आ गया तो हम अगला डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद अभी बहुत सारे टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं आपसे, ठीक है। तो बी कंटिन्यू। जैसे इसमें देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, चलो यार अगला क्या था हमारा, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट और सिली मसल्स। ऑप्टिक नर्व को हम देख लेते हैं। ऑप्टिक नर्व, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, सिंपली हम इसके लिए ये बोलेंगे कि इट कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। अभी कैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जाता है, कहाँ से जनरेट करता है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगला है हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है,
ब्लाइंड स्पॉट। कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ पॉइंट एट वेयर, ऐसे क्या लिख सकते हैं कि द पॉइंट at where ciliary muscles leave the eyeball called blind spot। हम डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे तो आपको दिखाएंगे कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं वे जब आई बॉल को जिस पॉइंट पे लीव करती हैं, थोड़े समय के लिए छोड़ देती हैं, उसी पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट नाम दिया जाता है। और इसकी खास बात होती है कि इट हैज नो सेंस, इसके पास सेंसिटिविटी होती नहीं है ना, नो सेंसिटिविटी, किसी भी तरह का लाइट वगैरह के प्रति बिल्कुल सेंसिटिव होता है नहीं, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर ब्लाइंड स्पॉट आपको समझ में गया तो लास्ट समझ लीजिए यहाँ पे विट्रस ह्यूमर को। मुझे जरूरी था सभी चीज़ों को बताना, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। विट्रस ह्यूमर क्या था, हम बोलेंगे कि द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना filled with जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जेली लाइक, वहाँ वाटर लाइक था, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी जेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस ह्यूमर यानी आई लेंस और रेटिना के बीच का जो रीजन है वो पूरा एक मतलब कि जेली जैसा पदार्थ से भरा होता है। उस जेली जैसे पदार्थ को क्या नाम देते हैं, विट्रस ह्यूमर देते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया तो अब जरा कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, ये तो ह्यूमन आइज के पार्ट्स हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने जाना, समझा, देखा और सब कुछ किया, इसे नहीं मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ह्यूमन आई का पार्ट्स तो जान लिया कि कौन क्या होता है, कैसे होता है। अब क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन आइज का और उसके थ्रू समझते हैं इनके फंक्शन को। तो देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोग थोड़ा प्रॉपर तरह से डायग्राम बनाएंगे ना तो एक अच्छा डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बस कोई नहीं, मैं इसे इरेज करता हूँ। मेरे पास तरीका है, मैं 1 मिनट में इरेज कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। पहले प्रॉपर तरह से आप बनाएंगे ना तो आपका थोड़ा और बेटर बनेगा। ठीक है, आप लोग का, क्योंकि भाई बोर्ड पे इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। ठीक है, बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करिए। ठीक है, और नाम देते हैं लोग को। एक्चुअली यहाँ से ये कॉन्वेक्स जैसा होता ही है। ठीक है, तो नाम देना शुरू करते हैं। कॉर्निया, ठीक है, ये हमारा आइरिश है। ठीक है, अभी बताते हैं। कॉर्निया, आइरिश, ये हमारी किस पे आइरिश टिकी हुई है, सॉरी आई लेंस, उसको नाम देते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, और यहाँ पे कहीं बीच में आकर के आपका होता है रेटिना, इधर कहीं होता है। ठीक है, रेटिना, और ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसका नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और कुछ बचा, हाँ बचा है, बहुत कुछ बचा है। आई लेंस, चलिए पूरा आई लेंस है। ये देखिए अंदर से मैं ले जा रहा हूँ, अंदर से देखिएगा, यहाँ से इसको ले जा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, आई लेंस है। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर तरह से आप बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। और आई लेंस का जो उठा हुआ पार्ट है, ये यहाँ से जिसको मैं ले जा रहा हूँ, उसको क्या नाम दे रहे हैं, ये है आपका
आइरिश, पिपिल, आइलेंस, इमेज मसल्स, ठीक है, आइरिश हो गया, बीच में जो पॉइंट है वो क्या है, पिपिल है, और कुछ बचा, ये जो रीजन है स्पेस में, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या नाम दे रहे हैं, एक्वस ह्यूमर, ये जो रीजन पूरा भरा पड़ा हुआ इस तरीके का, उसको क्या नाम देते हैं, विट्रस। देखिए समझाना क्या है, मैं देखिए रफली हमने डायग्राम बना दिया, मीन्स जिन जिन चीज़ों को मुझे समझाना था वो हमने बना रखा है। आप बुक्स वगैरह देखें तो बहुत बेटर तरीके से एग्जाम बनाए हैं उन्होंने, तो वहाँ से अच्छे समझ लीजिएगा। फिलहाल इतना समझिए क्या हम बता रहे हैं कि ये फ्रंट पार्ट कॉर्निया है, कॉर्निया के ठीक पीछे जो पार्ट बना है, ठीक है, इसे हम आइरिश कहते हैं, और आइरिश के बीच का जो पॉइंट होता है उसको पिपिल नाम दिया जाता है, और कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो पार्ट है, कॉर्निया और ये जो आई लेंस है, इसका बीच का रीजन भरा पड़ा हुआ है एक्वस ह्यूमर से, ठीक है, और ये जो आई लेंस है, आई लेंस जिस मसल्स पे ये टिका हुआ है उस मसल्स को नाम दिया जा रहा है स्लेरी मसल्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है जिसपे पहली बार इमेज ऑब्जेक्ट का फोकस होता है उसे रेटिना कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आई बॉल को रिलीज करती है थोड़े समय के लिए, और विट्रस ह्यूमर क्या है, आई लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस। ये समझ में आया पूरा है, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया उनको समझाया। अब वर्किंग जरा देखते हैं, मैं वर्किंग समझा दे रहा हूँ, देखो वर्किंग आप लिखिएगा, कैसे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझा रहा हूँ। होता क्या है कि समझिए, जैसे ही रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में इस कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है, और कॉर्निया के थ्रू एंटर करने के बाद होता क्या है, पहली बार कॉर्निया के थ्रू एंटर करेंगी तो वे इस एक्वस ह्यूमर से पास होंगी, और आपको पता है कि एक्वस ह्यूमर का अपना कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से भी एयर में थी रे ऑफ लाइट, अब एक्वस ह्यूमर में गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से उस रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन होगा इस आई लेंस के द्वारा, ठीक है। तो ये आई लेंस क्या करेगा, आ रही रे ऑफ लाइट को पहली बार रिफ्रैक्ट करेगा, और रिफ्रैक्ट करके उस ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल और वर्चुअल और इन्वर्टेड, वर्चुअल कह सकते हैं, रियल तो नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि सीधा इमेज एक बार में नहीं बनेगा। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आई लेंस रिफ्रैक्ट करेगा उसको पहली बार क्या करेगा, उल्टा इमेज उसका जो उस ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज, जो वो रे ऑफ लाइट जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही थी, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, उल्टा इमेज पहले रेटिना पे बनेगा, वो भी कैसे, आई लेंस क्या करेगी, उस रे ऑफ लाइट को पहली बार यहाँ पे फोकस कराएगी, तो जैसे रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का, तो रेटिना पे मैंने पहले बताया था कि मिलियंस ऑफ सेंसिटिव रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, रॉड और कोन, तो वे सारे सेंसिटिव रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, और वे क्या करते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने लगते हैं। वो ऐसा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या जनरेट करते हैं कि वे ऑप्टिक नर्व्स को एक मैसेज, मतलब ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, वहाँ से इनसे जुड़ी होती है, यहाँ पे जो रॉड और कोन होते हैं उनसे ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी होती है। जैसे ही उल्टा इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज रेटिना में बनेगा, ऑप्टिक नर्व्स क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगी कि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, और वो ऑप्टिक नर्व्स उस सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है, और ब्रेन यानी कि ऑब्जर्वर क्लियरली देख पाता है ऑब्जेक्ट के इमेज को, और ये पूरी फिनोमिना काफ़ी फास्ट होती है। बात समझ में आ रही है। तो वर्किंग ऑफ ये जो आईज है ये हमने सिंपली समझा रखा है, इसके लिए स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये तो डिस्कशन हो चुका है कि ह्यूमन आईज और उनके फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, उनके एक एक पार्ट्स का हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम इसके आगे चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। ये तो डिस्कशन हो चुका है कि आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या थे और उनका फंक्शन क्या था और वे वर्क कैसे करते थे, हमने डिस्कस कर लिया रे डायग्राम के थ्रू। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा के अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है। अब देख ह्यूमन आइज से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स थे वो हमने डिस्कशन किया, ठीक है। हमने ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर भी बनाया और स्ट्रक्चर बना के हमने उसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन किया। खैर हमने उसके लिए स्टेटमेंट तो नहीं लिखा लेकिन एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो और अब क्या करते हैं कि देखिए अब हमारे ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला टर्म्स हम अगर जाने तो नियर पॉइंट आने वाला है, ठीक है।
नियर पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे डिफाइन करेंगे कि द मिनिमम डिस्टेंस up to which an eye able to see clearly called क्या, नियर पॉइंट, ठीक है। और इसके लिए हम ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं फॉर healthy eye if its value is 25 सेंटीमीटर। समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है, नियर पॉइंट मतलब क्या कि देखिए हमारी आंखों से मिनिमम वो दूरी, हमारी आंखों से मिनिमम वो डिस्टेंस जहाँ तक हम आसानी से चीज़ों को देख लेते हैं, मतलब वो कम से कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस मतलब आंखों से वो कम से कम दूरी जहाँ तक हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकें। मतलब कि अगर उस कम दूरी से वो जो हम अगर नियर पॉइंट की अगर हम बात करें तो नियर पॉइंट से थोड़ा और भी कम हम ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे ना, नियर पॉइंट से थोड़ा और पास में ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमें साफ नहीं दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देने लगेगा। तो हमारी आंखों से वो मिनिमम दूरी जहाँ तक ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, नियर पॉइंट नाम देते हैं, ठीक है। और आंखों के लिए मतलब एक एडल्ट ह्यूमन आइज जो हेल्दी होती है उसके लिए ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब कंक्लूजन ये आप निकालेंगे कि अगर आप 25 सेंटीमीटर से थोड़ा भी कम, मान लीजिए आपने 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, अपनी आंखों से, तो वो ऑब्जेक्ट आपको साफ दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई देगा। तो नियर पॉइंट वो डिस्टेंस है जहाँ तक, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक ऑब्जेक्ट कम से कम वो दूरी है जिस पे ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है आंखें। नियर पॉइंट अगर आप जान लिए तो आप जानिए फर पॉइंट। क्या, फर पॉइंट। इसके लिए क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्स डिस्टेंस अप टू विच an eye able to see clearly called far, क्या बोलते हैं, far point, and for healthy eye ये जो वैल्यू होती है ये इनफाइनाइट होती है। अब इसको इसी का ठीक रिवर्स देख लीजिए, क्या है कि नियर पॉइंट में क्या था कि वो सबसे कम से कम दूरी जहाँ तक ऑब्जेक्ट को आंखें आसानी से देख सकती थी, और अब फर पॉइंट में क्या होगा, वो अधिक से अधिक दूरी जहाँ तक हमारी आंखें देखती जाएं ऑब्जेक्ट को क्लियरली, ठीक है, वो मैक्सिमम दूरी जहाँ तक आंखें आसानी से क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकें उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम आई के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट करेंगे, ठीक है। तो नियर पॉइंट, फर पॉइंट समझ में आया। तो एक और चीज़ आपको जाननी जरूरी है जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ लीड नहीं होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है ये जरा जान लीजिए। जिसको लिखते हैं हम ये कि द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड नियर पॉइंट कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड या कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। समझ में आ रही है, यानी कि हमने अभी नियर पॉइंट डिफाइन किया ना कि वो कम से कम दूरी जहाँ पर आईज आसानी से ऑब्जेक्ट को देख सकें, क्लियरली देख सकें। तो नियर पॉइंट अगर आपको डिफाइन हो गया 25 सेंटीमीटर, तो नियर पॉइंट और आईज के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको सारे, ठीक है, देख लीजिए एक बार के लिए। चलिए बस अब ज़्यादा काम बाकी नहीं है ना। देखिए ये हो गया, तो एक चीज़ और जान लीजिए क्या है अगला, रेंज ऑफ विजन। इसके हम ये लिखेंगे कि द
द रेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर विच eyes can see clearly the objects called क्या, रेंज ऑफ विजन। उसे क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बताया हमने कि वो डिस्टेंस, खैर रेंज का मतलब क्या है, कोई एक इनिशियल बाउंड्री और कोई फाइनल बाउंड्री, उनके बीच की जगह है ना, मीन्स रेंज इसी तरह से डिफाइन करते हैं ना, चेक करते हैं कि भाई इनिशियल क्या फाइनल क्या है। तो यहाँ पे वो डिस्टेंस का रेंज जो जहाँ तक या जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट आसानी से, सॉरी, वो डिस्टेंस या वो रेंज ऑफ डिस्टेंस जिसके आगे आईज आसानी से ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं, उस रेंज को हम रेंज ऑफ विजन कहते हैं। देखिए नियर पॉइंट क्या था, वह सबसे मिनिमम दूरी थी आंखों से जहाँ पे ये आईज आसानी से ऑब्जेक्ट को देख पा रही थी, वो आपका था नियर पॉइंट, ठीक है। और फर पॉइंट क्या था, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक आईज आसानी से ऑब्जेक्ट को देख रही थी, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कहा जाए, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को डिफाइन किया जा रहा है, इनिशियल यानी नियर पॉइंट और फर पॉइंट इंफिनिटी यानी कि दूर वाला पॉइंट। लेकिन रेंज ऑफ विजन क्या है, रेंज ऑफ विजन एक मिनिमम डिस्टेंस से ऊपर की वो रेंज जहां तक ऑब्जेक्ट आसानी से आईज के थ्रू देखी जा सके। यानी कि अच्छा सोचो 25 सेंटीमीटर से अगर तुम लेस करोगे तो देख नहीं पाओगे, बेहतर हो जाएगा ना। लेस होगा अगर तुम्हारा मान लो आईज से 25 सेंटीमीटर से क्या है कम डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है, तब भी नहीं देख पाओगे आप, ठीक। और लेकिन देख तब किसको पाओगे, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट के बीच, ठीक है। ये जो 25 सेंटीमीटर से, ठीक है, ये लीजिए 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट के बीच का जो रेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ विजन बोलेंगे। यानी अगर आप 25 सेंटीमीटर से जरा सा भी कम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दिखेंगी तो जरूर, लेकिन क्लियरली नहीं दिखेंगी, ब्लर दिखेंगी, ठीक है। तो ब्लर दिखेंगी तो भी हम उसको मानेंगे नहीं कि वो रेंज ऑफ विजन में है। तो रेंज ऑफ विजन क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से आगे का डिस्टेंस, ठीक, और कहाँ तक, इनफाइनाइट के बीच। 25 सेंटीमीटर से आगे और इनफाइनाइट के बीच का जो ये रीजन मिलेगा, उसी रीजन को क्या नाम देंगे, रेंज ऑफ विजन नाम देंगे, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर एग्जैक्टली नाम लेंगे तो वो नियर पॉइंट होगा हमारे ऑफ आइज के लिए, और एग्जैक्टली इनफाइनाइट बोलेंगे तो वो फर पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। लेकिन नियर पॉइंट और फर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट के बीच का जो रेंज लेंगे वो कहलाएगा रेंज ऑफ विजन। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसे रेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ विजन भी हो गया। और मुझे अब क्या लगता है बताना चाहिए, बताइए। अब बताना चाहिए हम लोग को पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या देखना चाहिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखिए क्या है ये पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये क्या है, मैं डिफिनेशन ये लिखूंगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ आई due to which it changes its focal length, called power of accommodation। समझ में आ गई बात, समझा रहे क्या है। यानी आई नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस, ये सही है। आई लेंस ड्यू टू विच, यानी कि आई लेंस की वह प्रॉपर्टी जिससे कि वह अपने फोकल लेंथ को चेंज करती है। आई लेंस की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वह अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपली कुछ है नहीं। अब कहाँ क्यों जरूरत पड़ेगी कि आई लेंस अपने फोकल लेंथ को बढ़ाएगा या कम करेगा, नॉर्मल केस में तो कुछ नहीं करता है। लेकिन जब कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के आई डिफेक्ट आ जाते हैं हमारे, उस केस में हमें पावर ऑफ अकोमोडेशन में कमी देखने को मिलती है, अब नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या था, आई लेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे वह अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा ये देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया, ठीक। तो अब
अब लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन आइज का, वो है आई डिफेक्ट। ठीक है, आई डिफेक्ट ऐसे इंपॉर्टेंट जानना है क्योंकि नॉर्मल केस में तो हमारी आंखों में आई डिफेक्ट नहीं मिलना है, जो स्वस्थ आंखें हैं, हेल्दी आइज हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे केस आ जाते हैं वहाँ पे आई डिफेक्ट देखने को मिलता है। वो केस क्या है जरा डिस्कस करते हैं। तो अब हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं, आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट जानने से पहले एक चीज़ ये जान लीजिए, कलर विजन है, ये जरूरी है जानना। कलर विजन, कलर विजन क्या है? कलर विजन देखिए, मैंने पहले बताया था ना कि जो हमारी रेटिना है, उन रेटिना में कम से कम मिलियंस ऑफ सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। वो सेंसिटिव रिसेप्टर्स रॉड या कोन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कलर विजन के लिए हम क्या करेंगे, रॉड और कोन का सहारा लेंगे। देखिए रॉड का क्या काम होता है, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ ठीक है ब्राइटनेस, द स्ट्रेंथ ऑफ ब्राइटनेस और डिमनेस कह लीजिए, इज सेंस बाई रॉड सेल्स। और क्या लिखेंगे, द कोन सेल्स क्या करता है, सेंस द डिफरेंट कलर। कुछ खास नहीं बताया, यही बस बताया कि रॉड और कोन क्या करते हैं। रॉड क्या करता है, मतलब कि लाइट कितना ज़्यादा ब्राइट है, कितना डीम है ना। नहीं कहते कि रोशनी ये काफ़ी ज़्यादा है, और किसी लाइट जब जलती है तो आप कहते हैं कि तो बहुत डीम जल रहा है, और किसी को देख कर आप कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो ये जो ब्राइट और डीम का सेंस कौन ला रहा है, हमारी रेटिना में जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं उनमें रॉड वो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं जो लाइट की ब्राइटनेस या डीम नेचर को सेंस कराती है। ठीक है, और वही डिफरेंट कलर को, जैसे हम कहते हैं ब्लैक है, ब्लू है, व्हाइट है, पिंक है ना, मैरून है, रेड है, ये वो कलर जिसको हम बताते हैं वो किसके हेल्प से, वो कौन सेल्स उससे डिफाइन करता है। ठीक है, कौन सेल्स इस चीज़ का आइडेंटिफाई करता है। तो कलर विजन हमने बता दिया। तो चलिए अब कलर विजन हो गया, तो आई डिफेक्ट देख लेते हैं। फटाफट देखते हैं आई डिफेक्ट और लगभग फिनिश होगा। तो क्या है, हम पढ़ने वाले हैं आई डिफेक्ट। देखिए मेनली 4 होते हैं। मियोपिया, ठीक है, मियोपिया जिसको हम क्या नाम देते हैं, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस या इसी को नियर साइटनेस, कितना है शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। दूसरा वाला होता है मियोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटनेस। तीसरा होता है हमारा प्रेसबियोपिया, और लास्ट होता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म, है ना, पढ़ते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये वो आई डिफेक्ट हैं, मतलब ये वो डिफेक्ट्स हैं जो हमारी आंखों में कॉमनली मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। मियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबियोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो धीरे धीरे देखते हैं सबके बारे में, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके कॉज को भी देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं मियोपिया के बारे में। ठीक है, आई डिफेक्ट में जो हमारा पहला है वो क्या है, मियोपिया। क्या डिफाइन करेंगे, द आई डिफेक्ट in which an eye cannot see, that an eye unable to see the distant object called myopia,
कॉल्ड मियोपिया। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो जिसे कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कह देंगे। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब हम अभी समझा रहे हैं क्या होगा, दूर की ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी इसको हम डायग्राम से बनाएंगे तो क्लियर होगा कि द आई डिफेक्ट इन विच एन आई अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड मियोपिया। ठीक है, और देखिए पहले मुझे एक काम करने दीजिए, हम आई डिफेक्ट को डिफाइन करें, उसके कारण को लिखें और उसके ट्रीटमेंट को लिखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद समझते हैं। मियोपिया मतलब देखिए एक ऐसा आई डिफेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट या आईज, यह ऐसा आई डिफेक्ट जिसमें पर्सन को दूर की चीज़ें आसानी से नहीं दिखती हैं, क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। दूर की चीज़ अगर क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे आई डिफेक्ट को क्या नाम देंगे, मियोपिया देंगे, है ना। तो मियोपिया में एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैं पहले आई का फंक्शन मैं आपको बता दूं होता क्या है। ये देखो, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं किसी डिफेक्टिव आई का नहीं बना रहा हूँ, एक हेल्दी आई का आई डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें दिखाया जाएगा कि ये इमेज कैसे बनता है। तो अगर ये आपका आईज है, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं, पूरा लंबा थोड़ा मिटाएं ताकि बड़ा सा बनता हुआ दिखे। ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। तो होता क्या है मेनली, पहले हमने रिफ्लेक्ट करा दिया, ये है हमारा रेटिना, ठीक है, और ये हमारा रे ऑफ लाइट। तो ये किसी तरह की डिफेक्टिव आईज नहीं है। नॉर्मल क्या होता है, जब आई में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होता है तो जितनी भी रे ऑफ लाइट चाहे इनफाइनाइट से आती है चाहे पास से आती है, ठीक है, हमने इनफाइनाइट वाला केस लिया है। जब आई में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, सारी रे ऑफ लाइट को ये आई लेंस रिफ्रैक्ट करके कहाँ फोकस कराता है, रेटिना पे, एग्जैक्टली रेटिना पे बनाता है, तब जाके हमें आसानी से ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता है, किसी तरह का उसमें डिफेक्ट नहीं होता है। लेकिन डिफेक्ट कब आता है, चाहे मियोपिया चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, ये डिफेक्ट कब आते हैं, जब ये आई लेंस रे ऑफ लाइट को या तो रेटिना पे न बना के या तो रेटिना से पहले बनाते या रेटिना के बाद। अगर एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस करेगा रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद, अगर इस आई लेंस ने सारी रे ऑफ लाइट को एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस कराया तो कोई डिफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो रेटिना से पहले फोकस कर देता है या रेटिना के बाद फोकस करता है तो उस केस में आई डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तब हम कहेंगे कि ये मायोपिया है और ये हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, इसे मिटाते हैं। ये तो था हमारा हेल्दी वाला, इसे इरेज करते हैं। इस केस में मियोपिया में क्या होता है, जरा देखिएगा। मियोपिया में क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए आई डिफेक्ट, ये हमारा नॉर्मल आई है, ये आई लेंस है, यहाँ से मान लीजिए एक्चुअली होना क्या चाहिए था, इनको आकर के यहाँ पे मीट करना चाहिए था रेटिना के पास, ठीक है। मियोपिया में क्या हो रहा है, रेटिना पे आके मिलना चाहिए था इस रे ऑफ लाइट को, लेकिन वे रेटिना से पहले बन गई, यानी कि फोकल लेंथ में कहीं ना कहीं कमी आ गई है आई लेंस के। अगर आई लेंस की फोकल लेंथ की जो पावर, फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ कहीं ना कहीं पावर की भी बात हम कर रहे हैं, फोकल लेंथ में कमी आ जाने से इस आई लेंस ने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को रेटिना से पहले फोकस करा दिया। तो रेटिना से पहले फोकस हुआ तो आई डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मियोपिया में यही होता है, दूर की चीजें पर्सन को क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। रे डायग्राम से कैसे समझेंगे, रे डायग्राम से रे ऑफ लाइट जो आ रही होती है वे रेटिना से पहले बन जाती है। क्या बात समझ में आ गई। इसका कारण क्या होता है, कॉज देख लीजिए। कॉज, इसके दो कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक। और दूसरा रीजन होता है इलोंगेशन ऑफ, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ क्या, आई बॉल। ये दो वजह होते हैं, कारण दो यही होंगे कि आई लेंस के फोकल लेंथ में अगर कमी आ जाती है तब भी मियोपिया हो जाएगा, या आई बॉल अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तब भी मियोपिया हो जाएगा। तो मियोपिया के ये दो रीजन समझ में आ गए। अगर ये दोनों रीजन समझ में आ गए तो जरा इसके उपचार को भी देख लेते हैं, रेमेडी को, इसे मिटा देते हैं, ठीक है।
इसके रेमेडी को देखते हैं या ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका, जरा ये देख लेते हैं। ट्रीटमेंट किसका? म्योपिया का। देखिए क्या होगा ट्रीटमेंट में, ये होगा कि सोचिए क्या होना चाहिए, आई लेंस के सॉरी रेटिना के पहले, वो जो आई लेंस है वो रेटिना के पहले लाइट्स को इंसिडेंट करा रहा है, ठीक। तो अगर हम कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं, कुछ ऐसा हम सेटअप ले लें जिससे वो रे ऑफ लाइट जो रेटिना के पहले मीट कर रही है वे एग्जैक्ट रेटिना पे आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बाहर चश्मा जो हम लोग गॉगल से चश्मे जो यूज करते हैं, उन चश्मे में हम लोग क्या करते हैं, मायोपिक आई यानी जिसको मायोपिया हुआ है उसके चश्मे में हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। जैसे डायग्राम से हम इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड, ये डिफेक्ट, इट कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, बाय यूजिंग कॉनकेव, इट कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस से, हाँ कॉनकेव लेंस से लेना है, इसी से बोलना है। ठीक है, एक्चुअली क्या कराना है, इसको एग्जैक्टली ले जा करके फोकस कराना है, डाइवर्स भी करेगा। तो डाइवर्स अगर कहीं करेगा तो मान लो यहाँ से जाता है तो ये इसको डाइवर्स ना करके पैरेलल करेगा, ठीक है। और ऐसे ले जाते हैं तो थोड़ा सा डाइवर्स, ये वाला नहीं लीजिए, इनफाइनाइट से लाइए यहाँ से, ठीक है। ये डाइवर्स करेगा, थोड़ा ऊपर ले जाएगा, यहाँ से ये थोड़ा जा करके एग्जैक्टली यहाँ पर जाएगा। देखिए मैं अभी इसको बना लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। देखिए थोड़ा सा बस, ये जहाँ से एरो बना रहे वहाँ समझिएगा, ये हमारा रेटिना है। आप बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा आई लेंस है, ठीक है, और ये हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस का नीचे डाइवर्जिंग होता है, तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी उसको इसने क्या किया, डाइवर्ट, थोड़ा सा डाइवर्ट किया। अब ऐसे डाइवर्ट होते थे हमारे आई लेंस पे पड़ी, और आई लेंस है हमारा कॉन्वेक्स नेचर का, तो कॉन्वेक्स नेचर का तो इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, दोनों को, इसको इधर कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट, तो कहीं ना कहीं आते आते एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और एग्जैक्टली जाकर के रेटिना पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पैरेलली आ रही थी, कॉनकेव लेंस ने क्या किया, इनको डाइवर्ट किया थोड़े समय के लिए, फिर जैसे ही आई लेंस पे स्ट्राइक की, इस आई लेंस ने इसको क्या किया, कन्वर्ट करके रेटिना पे ला दिया। तो आई होप इस तरह से हम क्या करते हैं, मायोपिक आई का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर डालते हैं। क्या आपको समझ में आ गई बात? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो यहीं पे तुरंत बस ये समझ लीजिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा। बहुत चीज नहीं है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, काफी टफ नहीं है, तो मैं उसको एग्जैक्टली अलग से बताता। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया देखिए क्या होगा, इस तरह के आई डिफेक्ट में, जैसे हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, मियोपिया में, मियोपिया पहले समझ में आया, मुझे हाइपरमेट्रोपिया अलग से ही बता दीजिए। अगला क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आई अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, सिंपली ये कहेंगे, यानी जब हम पास की चीजों को आसानी से नहीं देख पाते हैं तो उस केस के उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण सिंपल उल्टा उसी का, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इसका आई लेंस का, ठीक है, आई लेंस का फोकल लेंथ में इंक्रीज हो जाए तो भी, या वो इलांगेशन था तो यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, अगर आई बॉल नॉर्मल साइज की तुलना में छोटा भी हो जाता है तो उस केस में भी आपको हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट जरा देख लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, आई लेंस के ठीक पहले कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसा रे डायग्राम हमने मियोपिया के लिए किया था, हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी आप करिएगा। किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो उससे जरूर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम इसको यही ट्रीटमेंट में अगर डायग्राम बनाते हैं, चलिए बना ही लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा।
देखिएगा ये दोनों कन्वर्ज करते जाएंगे, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना पे एग्जैक्टली आकर के बनेगा। लेकिन पहले केस में क्या था, पहले ये अगर आपका रेटिना था, ठीक है, इस तरीके का ये रेटिना था, तो इमेज यहाँ पे आके बन जाता था, रेटिना के बाहर आ जाता था। तो इस तरह यानी हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनता था रेटिना के पीछे जाके बनता था। तो इसी को हमको दूर करना था, इसी डिस्टेंस को मैनेज करना था। तो हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करा के वापस यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यानी मियोपिया में क्या करेंगे हम, जो रे ऑफ लाइट पहले रेटिना के बन जा रही थी उसको डाइवर्ज कराएंगे, डाइवर्ज करा के रेटिना पे ले जाएंगे। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, जो इमेज रेटिना के बाद बन रहा है उसको कन्वर्ज कराएंगे और कन्वर्ज कराते कहाँ तक ले जाएंगे, रेटिना तक ले जाएंगे। तो आई होप आपको आई डिफेक्ट समझ में आ गए। बच गया आपका प्रेसबियोपिया और क्या था, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। उसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। प्रेसबियोपिया एक ऐसी आई डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, न तो पर्सन को पास की चीज क्लियरली दिखाई देती है, न तो दूर की चीज क्लियरली दिखाई देती है। यानी दोनों टाइप का डिफेक्ट मिले, मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रेसबियोपिया। न तो पास की चीज क्लियरली दिखाएगी, न तो दूर की चीज। तो ऐसे आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है। बाइफोकल लेंस का यूज करके हम प्रेसबियोपिया को दूर करते हैं, ठीक है। अब अगला लास्ट बचा आपका एस्टिग्मेटिज्म। ये वो आई डिफेक्ट है जिसमें पर्सन क्या करता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को क्लियरली पहचान नहीं पाता। मतलब जैसे ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म हुआ है तो अगर ये वर्टिकल लाइन पे मतलब दोनों को देखना चाहेगा तो दोनों को साफ नहीं देख पाएगा। एक बार में या तो वर्टिकल वाले को देखेगा या तो हॉरिजॉन्टल पे। अगर उसने वर्टिकल पे फोकस किया है तो उसको वर्टिकल वाला दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देगा। अगर उसने हॉरिजॉन्टल में फोकस किया तो उसको वर्टिकल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आई डिफेक्ट भी क्लियर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो न्यूमेरिकल और प्रिज्म वाले सेक्शन को देखिए।